अगला बिंदु मान की लोच मापने की विधियां। कल हमने क्या पढ़ा था, मान की लोच के प्रकार पढ़े थे, 5 प्रकार के मान की लोच होते हैं। अब उन मान की लोच को मापने की विधियां क्या क्या होती हैं, तो तीन विधियां हमारे सिलेबस में है, आनुपातिक विधि, ज्यामिति विधि और कुल विधि। आनुपातिक विधि का प्रतिपादन किया था प्रोफेसर फ्लक्स ने, ज्यामिति विधि का प्रतिपादन किया था प्रोफेसर बोल्डिन ने, और कुल विधि का प्रतिपादन किया था प्रोफेसर मार्शल ने। इन तीन विधियों से अलग अलग तरीके से हम मान की लोच ज्ञात करते हैं। सबसे पहले आनुपातिक विधि। ठीक है, आनुपातिक विधि में क्या होता है, एक सीधा सा फार्मूला होता है, ईडी बराबर मान में परिवर्तन बटे कीमत में परिवर्तन। ठीक है, अब मान में परिवर्तन को क्या लिखते हैं, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू गुणे 100 बटे कीमत में डेल्टा पी। डेल्टा का मतलब यहाँ पे होता है परिवर्तन से, कितना परिवर्तन हुआ, ये प्रारंभिक मान है या प्रारंभिक मात्रा है, और ये डेल्टा मतलब होता है परिवर्तन। डेल्टा एक आप साइंस से पढ़े होंगे हाई स्कूल में, डेल्टा परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो डेल्टा पी अपॉन पी मल्टीप्लाई बाई 100, 100 से कट गया, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू बटे डेल्टा पी अपॉन पी। ठीक है, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू गुणे, ये उल्टा हो जाएगा, ये नीचे वाला कहां चला जाएगा ऊपर, पी बटे डेल्टा पी, तो यहां से फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा क्यू, फिर डेल्टा पी को यहां ला दिए हम, डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाई पी अपॉन क्यू। इस फार्मूले से हम लोग आनुपातिक विधि द्वारा क्या करते हैं, हम लोग इस फार्मूले से मान की लोच ज्ञात करते हैं, जहां डेल्टा क्यू क्या है, परिवर्तन है, किसमें, क्यू मतलब मात्रा में, डेल्टा पी मतलब कीमत में परिवर्तन है, और पी और क्यू क्या है, पी प्रारंभिक कीमत है और क्यू प्रारंभिक मात्रा। तो ये फार्मूला कौन देते हैं, प्रोफेसर फ्लक्स आनुपातिक विधि के अंतर्गत। ठीक है, अब आते हैं हम लोग ज्यामिति विधि प्रोफेसर बोल्डिंग की। ठीक, प्रोफेसर बोल्डिंग की ज्यामिति विधि में क्या करते हैं, आपको थोड़ा सा रेखा वेग पे जाना पड़ेगा। बोल्डिंग बोलते हैं कि जो भी हमारे पास एक्स अक्ष, वाई अक्ष, ये क्या है हमारे पास, मान रेखा है डी, ये मान रेखा है। इस मान रेखा के जिस भी बिंदु पर आपको जिस भी बिंदु पे आपको मान की लोच ज्ञात करनी हो, उस बिंदु से आप क्या करिए, उस बिंदु से आप दोनों अक्षों पे स्पर्श रेखा खींच दीजिए। स्पर्श रेखा कैसे खींचते हैं हम लोग, मान लीजिए इस बिंदु पे अपने को क्या करना है, मान की लोच ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ये स्पर्श रेखा हो गई, इस बिंदु पे यदि मान की लोच हमको ज्ञात करनी है तब। ठीक है, अब यहां से जब जैसे ही स्पर्श रेखा खींचते हैं, उसके बाद से प्रोफेसर बोल्डिंग एक फार्मूला देते हैं, ईडी बराबर निचले भाग की लंबाई बटे ऊपरी भाग की लंबाई। ठीक है, अब इस फार्मूले से आप मान लेगा कि जिस भी बिंदु पे आपको ज्ञात करना होगा, पहले अंश वाले भाग में क्या लिखेंगे, निचले भाग की लंबाई, और हर वाले भाग में ऊपरी भाग की लंबाई, उसके बाद से जो भी आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, मान की लोच। ठीक है, अगली विधि है कुल व्यय विधि प्रोफेसर मार्शल की। प्रोफेसर मार्शल अपनी विधि में क्या करते हैं, ये
नाम से स्पष्ट है, कुल व्यय विधि, मतलब इसमें किसकी चर्चा हो रही है? कुल व्यय, उपभोक्ता द्वारा कितना व्यय किया जा रहा है उस अनुसार इससे मान किलो मापने का प्रयास करते हैं। तो दो चीज लेते हैं, ये लेते हैं कीमत, ये लेते हैं कीमत, उसके बाद दूसरा निकालते हैं वो सॉरी कुल व्यय, उसके बाद निकालते हैं वो ईडी। ठीक है, कीमत, कुल व्यय और ईडी। प्रोफेसर मार्शल बोलते हैं यदि कीमत में कमी हो रही है, कीमत में क्या हो रही है? कमी हो रही है। कीमत में कमी होने के बाद भी, कीमत में कमी होने के बाद भी कुल व्यय में क्या हो रही है? कुल व्यय क्या है? स्थिर है। कीमत में क्या हो रही है? कमी हो रही है, इस कमी के बाद भी कुल व्यय क्या है? स्थिर है। स्थिर होने पर मान किलो छोटी वोट क्या होगी? इकाई होगी। मान किलो क्या होगी? इकाई होगी। इसका एक टेबल समझ लीजिए, कीमत, मात्रा और कुल व्यय। हमारे पास कीमत है, उसके बाद क्या है? मात्रा है। अब उसके बाद हम कुल व्यय पता कर सकते हैं। 10 रुपए जब कीमत है, कितनी मात्रा हम खरीदते हैं? 4। तो कितना व्यय हम कर चुके? 10 चौको 40। फिर जब कीमत क्या हो गई? ये देखिए, कीमत में कमी, कीमत में क्या हो गई? कमी हो गई, तो 8 हो गए। तो 8 के बाद 8, जब 8 रुपए जब कीमत है तो हमारी मात्रा कितनी है? 5। 8 बचे 40। उसके बाद कीमत क्या हो गई? और कम हो गई, तो फिर मात्रा क्या हो गई? 8 हो गई, 5 उठे 40। मतलब ये कीमत में क्या हो रही है? कमी हो रही है। जैसे ही कीमत में कमी हो रही है तो कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार के वस्तुओं की मान की जो क्या हो जाएगी? इकाई। बात समझ में आ गई? ठीक, एक पहला था। अब दूसरा ये बोलते हैं कीमत में कमी होने के बाद भी, कीमत में कमी होने के बाद भी कुल व्यय में भी क्या हो? कमी हो। कीमत में जैसे ही कमी हो रही है, उस कमी के बाद भी कुल व्यय में क्या हो? कमी हो, तो वहां पे मान की जो क्या हो जाती है? इकाई से कम हो जाती है मान की। ठीक है, अब इसका उदाहरण देख लीजिए। ठीक है, कीमत 10 रुपए है तो मात्रा कितनी है? 5। कितना व्यय कर दिया हमने? 10 बचे 50 रुपए हमने व्यय कर दिया। फिर कीमत क्या हो गई? कमी हो गई, तो 8 रुपए, 8 बचे। अब हमने कितना व्यय कर दिया? 40 रुपए। फिर कीमत और कम हो गई, 5 रुपए। तो अब कितना हमने व्यय कर दिया? 7 बचे 35 रुपए। ठीक है, तो कुल व्यय क्या हो रहा है? धीरे धीरे 50, 40 और 35, कुल व्यय में धीरे धीरे क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो इस प्रकार के वस्तुओं की जो मान की जो छोटी वो क्या होगी? मार्शल के अनुसार इकाई से कम होगी। ये चीज समझ में आ गई? अब आते हैं हम लोग तीसरा, कीमत में वृद्धि। सॉरी, यहां पे कीमत में कमी है और इस कमी के बाद कुल व्यय क्या हो रहा है? यदि कुल व्यय में यदि क्या हो जा रही है? वृद्धि हो जा रही है, 10 बचे 50, 8 टाइम 64, 15 बचे
75। ठीक है, तो जैसे जैसे कीमत में क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो इस कीमत में कमी होने के बाद भी उपभोक्ताओं द्वारा किया जाने वाला कुल व्यय क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। 50 है, 64 है और 75 हो गया। 50 रुपया है, फिर 64 है, फिर 75 है। तो कीमत में कमी के बाद कुल व्यय में क्या हो जा रही है, वृद्धि हो जा रही है। तो इस प्रकार की वस्तुओं की मांग किलो क्या होगी, इकाई से अधिक हो जाएगी। ठीक है, तो ये था मार्शल की कुल व्यय विधि। इस विधि में सिर्फ तीन ही चीज हम ज्ञात कर सकते हैं, तीन ही तरीके से, या तो इकाई हम बता सकते हैं, या तो इकाई से कम बता सकते हैं, या तो इकाई से अधिक बता सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार से हम लोग एग्जैक्ट ईडी का मान क्या होगा ये हम ज्ञात नहीं कर सकते। 0.4 है कि 0.5 है कि 1.2 है, ये हम ज्ञात नहीं कर सकते। जबकि अन्य दो विधियां जो है, इससे पहले हमने पढ़ा आनुपातिक विधि प्रोफेसर फ्लक्स की और ज्यामिति विधि प्रोफेसर बोल्डिंग की, उन विधियों के द्वारा हम एग्जैक्ट मान किलो से हम ज्ञात कर सकते हैं कि वस्तुओं के मान किलो कितनी है, 0.4 है, 0.6 है, 0.8 है, कितना है। जबकि इस विधि से हम सिर्फ तीन मान ज्ञात कर सकते हैं, या तो ईडी का मान इकाई होगा, या तो ईडी का मान इकाई से कम होगा, या फिर ईडी का मान इकाई से अधिक होगा। ठीक है, अब अगली क्लास में हम लोग इसी सूत्र पे कुछ हम लोग सवाल हल करेंगे। धन्यवाद।